हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यारो, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुनमिंग शॉर्ट ग्रेवयार्ड से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। अब न्यांग में कुछ काम ना होने की वजह से वो सभी फ्लावरी इल्यूजन सेट को गुड बाय बोल माउंट सेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। जहां वापस जाते हुए वो सभी मेडिसिन इमॉर्टल के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिस दौरान हमारी चुनमिंग को उनके प्लान के बारे में समझ आता है। वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि मेडिसिन इमॉर्टल ने इस रास्ते पर शॉर्ट ग्रेवयार्ड को बनाया था, जिसे कि हम एक स्टेज की तरह समझ सकते हैं। अब जबकि हमने इस स्टेज को क्लियर कर लिया है, तो फिर हमें अपने रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए इसी रास्ते को फॉलो करना होगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लोग जब उस रास्ते को फॉलो करते हुए एक झरने के करीब पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें ओरिजिन एनर्जी पिल मिल जाती है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें मेडिसिन इमॉर्टल की लास्ट विल को दिखाया जाता है, यानी कि नसीहत। इसे हम आखिरी अल्फाज भी कह सकते हैं। उन्होंने उसमें लिखा होता है कि यार, जो कोई भी इस लेटर को पढ़ रहा है, उसने शॉर्ट ग्रेवयार्ड की स्टेज को कंप्लीट करते हुए मेरी जिंदगी के मकसद को समझ गया होगा। मैंने इस बॉक्स में तुम्हारे लिए ओरिजिन एनर्जी पिल, उसे बनाने का मेथड और कई सारी मेडिसिन इमॉर्टल की टेक्निक्स को रखा हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन सभी का यूज लोगों की जानों को बचाने के लिए करोगे। अब चुनमिंग उसे पढ़ने के बाद उस बॉक्स को अपनी शर्ट में रख देता है। फिर वो खुशी के मारे पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है, जिसे देख हमारा चुनमाइक बोलता है कि जरा देखो इसे, लगता है कि ये पागल हो गया। फिर बोलता है कि लेकिन मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, क्योंकि उसके पास जो चीज़ है वो कुछ ऐसी चीज़ है जो कि किसी के भी ईमान को खराब कर दे। हम चुनमिंग को देखते हैं, जो कि जमीन पर लेटकर मेडिसिन इमॉर्टल को रिस्पेक्ट पे करता है। पीछे खड़ा चुनबाई उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो मेडिसिन इमॉर्टल की ग्रेव भी मौजूद नहीं है, तो फिर तुम किसे रिस्पेक्ट दे रहे हो। चुनमिंग बोलता है कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही यहाँ पर मेडिसिन इमॉर्टल की बॉडी ना हो, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने अपनी लास्ट विल को छोड़ा है, इसलिए मैं तो इसे इनकी ग्रेव ही समझूंगा। वो बताता है कि मेडिसिन इमॉर्टल बहुत ही शांत किस्म के इंसान होंगे, उन्होंने इसीलिए अपनी ग्रेव को यही माउंटेन के किसी कोने में बनाया होगा। जॉन्ग बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ओरिजिन एनर्जी पिल को बनाने के मेथड को किसी सेट के हवाले करना चाहते थे। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन उन्होंने अपने परफेक्ट इनहेरिटर को ढूंढने के लिए इस गैम्बल को खेला होगा। वैसे भी अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो सच में इतने ज्यादा सोच विचार रखने वाले इंसान थे, तो फिर उन्होंने अपने इस पिल बनाने के मेथड को किसी डिसाइपल के हवाले कर देना चाहिए था, ताकि वो उनकी विल को कैरी कर सके। तभी उसे अपने सीनियर की बात याद आती है, जिन्होंने उसके सपने में आकर उसे सेट के ट्रू मीनिंग के बारे में बताया होता है। उन्होंने कहा होता है कि यार, सेट का मतलब ये नहीं होता है कि लोग एक दूसरे के साथ रहे, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी विल को अपने आने वाली जनरेशन में पास डाउन करें। तो अब जाकर हमारे चुनमिंग को सीनियर की बातें समझ आई होती है। सिंपली यहाँ पर राइटर हमारे चुनमिंग के कैरेक्टर को डेवलप करा रहा है। चुनमिंग बोलता है कि मेडिसिन इमॉर्टल अपनी सेंचुरी का बहुत ही बड़ा जीनियस था, जिसकी नज़रों में ऑब्वियसली दूसरे लोग तो बिल्कुल ही स्टूपिड होंगे। यही रीजन था कि उसने ओरिजिन एनर्जी पिल बनाने के मेथड को खुद अपने डिसाइपल्स को भी नहीं सिखाया, क्योंकि वो ये सोचता होगा कि यार, हम हैं, बाकी सब पानी कम है, बिल्कुल हमारी पास्ट लाइफ वाले चुनमिंग की तरह। लेकिन अब हमारा चुनमिंग बदल चुका है। वो बोलता है कि मेरी पास्ट लाइफ वाली सोच बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि मैं अपने आसपास रह रहे लोगों को बेवकूफ़ समझता था। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर मुझे ट्रस्ट करते हुए अपनी विल को इन्हें कैरी करने के लिए देना चाहिए। हम इस दुनिया में अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कई सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि हम पर ट्रस्ट करते हुए हमारी मदद करे। अब यही सारी बातें समझने के बाद वो अपने साथियों को भी थैंक्स करता है, जिसे सुनने के बाद तो उसके साथी बिल्कुल ही चौंक गए होते हैं। वो बोलते हैं कि यार, ज़रूर इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है, हमें इसे जल्दी से किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद हमारी चुनमिंग का चेहरा तो उतर जाता है, लेकिन जिस तरीके से चुनमिंग इन सभी को ट्रीट करता है, मुझे लगता है कि इन सभी का रिएक्शन बिल्कुल ही जेन्युइन है। चुनमिंग हंसते हुए बोलता है कि साथियों, चलो अपने माउंट असेट वापस चलते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर के हमें माउंट असेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक लीडर को भी न्यांग में हुई सभी चीजों की न्यूज मिल चुकी होती है। वो उसे पढ़ने के बाद परेशान होते हुए बोलते हैं कि यार, आखिर बच्चे शॉर्ट ग्रेवयार्ड जैसी भयानक सी जगह पर क्यों ही गए होंगे। दिन पे दिन वो लोग कुछ ज्यादा ही लालची होते जा रहे हैं। मार्शल हॉल एल्डर भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि हाँ, इस बार हमें उन लोगों को अच्छा सबक सिखाना होगा, क्योंकि माउंट असाइड कोई बड़ा सा रेपुटेबल सेक्ट नहीं, बल्कि एक छोटा सा सेक्ट है जो कि दोबारा से अपनी ग्लोरी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
और अभी हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वही लोग हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान की परवाह करनी आनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने अकम्प्लिश की है, हमें उन्हें उसका क्रेडिट भी देना होगा। अब ये सुन हमारे सेक लीडर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार हमारे डिसाइपल्स ने बहुत ही बड़ी चीज़ अकम्प्लिश की है। असल में ये लोग यहाँ पर चुनमिंग और उसकी टीम ने वुडोंग साइड के डिसाइपल्स को हराया था, उसकी बात कर रहे हैं। तभी हमारे मार्शल हॉल एल्डर को चुनमिंग और उसके साथियों की एनर्जी महसूस होती है। वो बोलते हैं कि यार हमारे डिसाइपल्स वापस आ चुके हैं, जिसे सुन हमारे सेक्ट लीडर खुशी खुशी उन्हें वेलकम करने के लिए बाहर चले जाते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें देख बोलते हैं कि यार खुद सेक्ट लीडर का उन सभी डिसाइपल्स को वेलकम करने के लिए बाहर जाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मगर उन सभी डिसाइपल्स को प्राइज करने के लिए इतना तो वो कर ही सकते हैं। अब वो सभी गेट के सामने पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर महसूस कर बताते हैं कि यार हमारे डिसाइपल बड़ी स्पीड के साथ हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तभी चुनमिंग धड़ाम से उस गेट को तोड़ते हुए वहां पर अपनी एक धमाकेदार एंट्री लेता है। सेक्ट लीडर उसे चिल्लाकर बोलते हैं कि बच्चे, आखिर उस गेट को तोड़ने की क्या जरूरत थी, मगर चुनमिंग बगैर कोई जवाब दिए उन सभी को उठाकर सेक्ट लीडर के मेंशन की तरफ ले जाता है। पीछे रुके हुए ईसीएल और जोगिल बाकी डिसाइपल्स की तरफ शॉर्ट पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि यहीं पर ही रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो हम तुम्हें काट देंगे। वो सभी डिसाइपल कंफ्यूजन के मारे सोच रहे होते हैं कि यार इन सभी को क्या हो गया, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर हमें सेक्ट लीडर के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरिजिन एनर्जी पिल के बारे में जानने के बाद तो उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। चुनमिंग बताता है कि ये लोग पिछले कुछ दिनों से बगैर सोए ट्रैवल कर रहे थे, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंच सके, क्योंकि यार इनके पास चीजें इतनी कीमती थी कि ये किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। जो कोई भी इनके आसपास मौजूद होता वो उन्हें चोर नजर आता। यही सेम हालत पैसे के मामले में भी होती है। यही वजह होती है कि अमीर लोगों की रात की नींद हराम हो गई होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार जितना है उतने में ही खुश रहो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर होने के बाद आप अपने इस टाइम मिलने वाले सुकून को याद करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अभी अपने बचपन को याद करते हैं। बैक टू द टॉपिक। अब जैसे ही हमारे सेक लीडर उस ओरिजिन एनर्जी पिल के बॉक्स को ओपन करते हैं, तो फिर उन्हें अपने आसपास बिल्कुल ही हरा भरा माहौल महसूस होता है। वो उस एनर्जी को महसूस करते हुए बोलते हैं कि वाह, ये कितनी ज्यादा प्योर है। अब लगे हाथ वहां पर मेरे फेवरेट एल्डर यानी कि इकोनॉमी एजेंसी के लीडर की भी एंट्री होती है, जो कि हमारे चुनमिंग और उसके साथियों को वापस देख खुश होते हुए बोलते हैं कि बताओ बच्चों, इस बार कौन सा नया सरप्राइज है। फिर कुछ टाइम बाद हमें माउंट वर्साइड के मेडिसिनल हॉल के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि ओरिजिन एनर्जी पिल के स्क्रिप्चर को रीड कर बताते हैं कि यार ये मेथड बिल्कुल ही सही है। भले ही मैं इस मेथड में मौजूद हाई लेवल टेक्निक को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखकर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि यार इससे बनने वाला प्रोडक्ट बहुत ही खासम खास होगा, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। अब सेक लीडर को भी ये जानने के बाद दिल को सुकून हो गया होता है कि यार सच में इनके पास अब ओरिजिन एनर्जी पिल को बनाने का मेथड है, यानी कि अब सिर्फ इन्हें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तभी हमारे मेडिसिनल हॉल लीडर बोलते हैं कि लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। अब ये सुन हमारे इकोनॉमी एजेंसी लीडर गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अभी तो तुमने कहा था कि तुम इसे बना सकते हो, तो फिर अब तुम अपनी बातों से कैसे मुकर सकते हो, क्या तुम हम सभी को बेवकूफ समझते हो। मेडिसिनल हॉल लीडर बोलते हैं कि नहीं, असल में इसमें लिखे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये सुनने के बाद हमारे इकोनॉमी एजेंसी लीडर थोड़ा शांत हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा, तो ये मामला पैसों का है। फिर पूछते हैं कि बताओ भाई कितने लगेंगे। मेडिसिनल हॉल लीडर बताते हैं कि देखो, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हमें ओरिजिन एनर्जी पिल को लार्ज अमाउंट में बनाना है तो फिर हमें पूरे माउंट वेसाइट को बेचना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद तो हमारे इकोनॉमी एजेंसी लीडर चिल्लाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या क्या तुम अपनी बात को लेकर सीरियस हो। मेडिसिनल हॉल लीडर बोलते हैं कि हाँ। वो बताते हैं कि शॉलिन टेम्पल, जिसके पास इतना सारा पैसा होने के बाद भी वो कुछ ही ग्रेट एनर्जी पिल को बना पाते हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें तो हमारी ओरिजिन एनर्जी पिल उससे कई गुना ज्यादा बेटर है, यानी कि हमें पैसा भी कई गुना ज्यादा लगेगा। इकोनॉमी एजेंसी लीडर जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाते हुए बोलते हैं कि तो भी क्या तुम मुझे कैलकुलेट करके मोटा मोटा हिसाब बता सकते हो कि हमें कितना पैसा लगेगा, क्योंकि हमारा माउंट वेसाइट पहले की तरह इतना ज्यादा भी गरीब नहीं रहा। मेडिसिनल हॉल एल्डर उन सभी इंग्रेडिएंट्स के लिए लगने वाले खर्च को गिनने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद तो हमारे इकोनॉमी एजेंसी लीडर की खोपड़ी सरक जाती है। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि सेक लीडर, जल्दी से इस ओरिजिन एनर्जी पिल के मेथड को यहाँ से फेंको, ये कोई ट्रेजर नहीं बल्कि एक कर्ज है। जरूर वो मेडिसिन इमोर्टल इसे लिखते वक्त पागल हो गया होगा। सिर्फ एक पिल को बनाने के लिए हमें होम परफेक्चर में मौजूद सभी दुकानों को बेचना पड़ेगा, क्या आप समझ भी रहे हो।
हो सकता है कि हम पर भिखारी बनकर बेगर साइड को ज्वाइन करने की नौबत भी आन पड़े। एज अ फाइनेंशियल मिनिस्टर मैं इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता। ऐसा करके तो हम अपने माउंट साइड को खिलने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इतनी बातें सुन सेक लीडर बोलते हैं कि ठीक है, तो अब हमारे सामने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। चुनमिंग अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोलता है, अच्छा तो हमारी प्रॉब्लम पैसे से है ना। वो सीधे ही अपनी शर्ट फाड़कर उन सभी को लाइटनिंग क्रिस्टल्स दिखाता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये लो, सॉल्व हो गई हमारी प्रॉब्लम। वो सभी इन क्रिस्टल्स को देख बोलते हैं कि यार ये तो नॉर्मल क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, इससे तो हमारा काम जरूर बन जाएगा। फिर हमें इकोनॉमी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनहा मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर आए होते हैं। वो उन सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को देखने के बाद पूछते हैं कि यार आपको ये सब कुछ क्यों चाहिए। इकोनॉमी एजेंसी लीडर बताते हैं कि असल में हम माउंट ऑसाइड के प्लम ब्लॉसम पिल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, हम ये चाहते हैं कि आप इस बात को सीक्रेट रखें कि हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खरीदने वाले हैं। अब यंग मास्टर भी क्यूरियस होते हुए पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों। इकोनॉमी एजेंसी लीडर बताते हैं कि भाई हम पहले ही साउदर्न एसेट के साथ बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल थे, अब हमने वुडोंग सेट के साथ भी पंगा ले लिया। इस वजह से अब कई सारे बड़े सेट की नजरें हमारे ऊपर ही गड़ी हुई है। इसीलिए हम आपसे इस मैटर को शांति के साथ निपटाने के लिए कह रहे हैं। यंग मास्टर पूछते हैं, तो क्या सच में आपके डिसाइपल सॉर्ड ग्रेवयार्ड में इंटर हुए थे। एल्डर बोलते हैं कि हाँ। यंग मास्टर हमें बताते हैं कि यार माउंट ऑसाइट अभी जियांगू में फैल रही र्यूमर्स में काफी चर्चा में है। वहां पर कई सारी ये र्यूमर्स फैल रही है कि माउंट ऑसाइट के डिसाइपल्स ने सॉर्ड ग्रेवयार्ड में कई सारे बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट का सामना किया था। और तो और ये बात भी काफी फैल रही है कि माउंट ऑसाइट के डिवाइन ड्रैगन ने वुडोंग साइड के एल्डर से टक्कर की फाइट की थी। शायद यही रीजन हो सकता है कि ये लोग खामोशी के साथ अपने कामों को करते हुए जल्दी जल्दी ग्रो करना चाहते होंगे। फिर बोलते हैं कि एल्डर आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भले ही मर्चेंट को हमेशा से ही सच बोलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टेंस भी होते हैं जहाँ पर हमें एक्सेप्शंस को क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एडवांस में ये बता दूं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। एल्डर भी अपने पास से खुशी खुशी एक बॉक्स निकालते हुए बोलते हैं कि क्यों नहीं, ये लो एडवांस पेमेंट। उन लाइटनिंग क्रिस्टल्स को देखने के बाद हमारे यंग मास्टर भी हैरान हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये तो नॉर्मल से काफी बड़े और हाई क्वालिटी वाले लगते हैं। एल्डर पूछते हैं, क्या इतना काफी होगा। यंग मास्टर बोलते हैं कि हाँ, ये तो मोर देन इनफ है। मैं इनकी क्वालिटी को देखकर ये बता सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आधे क्रिस्टल में ही हमारा काम बन जाएगा। एल्डर सोचते हैं कि यार ये बंदा ईमानदार है, हमें लूटने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर बोलते हैं कि ठीक है, बचे हुए क्रिस्टल के पैसे माउंट और सेट में भेज देना। यंग मास्टर बोलते हैं, क्या आप सच में इतने इम्पोर्टेंट टास्क को हमारे हवाले करना चाहते हो। एल्डर बोलते हैं कि हाँ, यूनहा मर्चेंट गिल्ड हमारे लिए हमारे ब्रदर की तरह है, अगर हम आप पे नहीं तो और किस पर ट्रस्ट करेंगे। यंग मास्टर अपनी प्रोसेसिंग फीस के बारे में पूछते हैं, जिस पर एल्डर बोलते हैं कि यार जितनी तुम्हारी बनती है उतनी ले लेना। अब अपनी डील कंप्लीट करने के बाद यंग मास्टर अपनी डोली पर सवार होकर वहां से निकल लेते हैं। दूसरी साइड हम एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी खुशी को छुपा नहीं पाते। वो हंसते हुए बोलते हैं कि वाह, आज मुझे काफी रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारे सेक लीडर, मार्शल हॉल एल्डर और बाकी सभी की भी यही हालत होती है। वो सभी मुस्कुराते हुए यही बोल रहे होते हैं कि यार आजकल ये दिन कितने ज्यादा सुहाने कट रहे हैं। अब हमें चुनबाई के जूनियर को दिखाया जाता है जो कि उससे बोलता है कि यार पिछले कुछ दिनों से माउंट और सेट काफी स्ट्रेंज नजर आ रहा है। यहाँ पर सेक लीडर, एल्डर, सीनियर जिसे देखो वो बगैर किसी रीजन के मुस्कुराए जा रहा है। सिर्फ वही नहीं बल्कि डीमन का इनकारनेशन चुनमिंग भी कुछ ऐसे बात कर रहा है जैसे कि कोई फरिश्ता हो। मैंने तो ये सुना है कि आपने बाहर जाकर वुडोंग साइड के शॉर्ट ड्रैगन को हराया था और उस चुनमिंग ने उनके एल्डर से टक्कर की फाइट की थी। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। चुनबाइक बोलता है कि हाँ, तुमने जो कुछ भी सुना है वो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हारी क्यूरियोसिटी को समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अगर तुम ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। वो जूनियर नखरे दिखाते हुए बोलता है कि सीनियर, मैं आपसे काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, लगता है कि अब आप हमसे ज्यादा उस चुनमिंग पर भरोसा करने लग गए हैं। चुनबाई गुस्सा करते हुए बोलता है, हे क्या आप तुम मुझसे कंप्लेन कर रहे हो। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि ये कुछ ऐसा है जिस बारे में अगर तुम ना ही जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अब चुनबाई के ऐसे फेस को देख जूनियर घबराते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना सीनियर, लेकिन मुझे आपका फेस किसी के सिमिलर नजर आ रहा है। अब वो किसके सिमिलर नजर आ रहा है ये तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर कुछ दिनों बाद हमें चुनमिंग को दिखाया जाता है जिसे जोंग आकर के बताता है कि यार सेक लीडर तुम्हें बुला रहे हैं। फिर सेक लीडर के रूम पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि यार वहां पर तो इनहा मर्चेंट गिल्ड के लीडर यानी कि एल्डर हुआंग मौजूद है। वो चुनमिंग से बोलते हैं कि बच्चे, तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो गया।
चुनमिंग भी खुश होते हुए उन्हें ग्रीट करता है। सेट लीडर बोलते हैं कि बताइए एल्डर हुआंग, आपका अचानक से हमारे सेट में आने का रीजन क्या है। एल्डर हुआंग बोलते हैं कि मैं आप लोगों से आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूँ। वो खड़े होकर माफी मांगते हुए बोलते हैं कि हमें माफ करना, यूनहा मर्चेंट गिल्ड अपनी कैपेबिलिटीज के साथ आपके ऑर्डर को कंप्लीट करने में फेल हो गया। चुनमिंग हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों। एल्डर बोलते हैं कि भले ही मेरी बात आपको किसी बहाने की तरह लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी मर्चेंट गिल्ड होगा जो कि आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएगा। अब चुनमिंग को तो ये सुनने के बाद बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है। वो बोलता है कि यार ये कैसे हो सकता है, फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि हम कर नहीं सकते, इसलिए तुम्हें कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना होगा। हम देखते हैं कि जॉन्ग और चुनबाइक ने उसे पकड़ा होता है। वो कंटिन्यूअसली चिल्लाकर एल्डर हुआंग से बोल रहा होता है कि नहीं तुम्हें ट्राई करते रहना होगा, तुम हमारे ऑर्डर को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकते। सेक्ट लीडर भी उसकी ऐसी हरकत से परेशान हो गए होते हैं। वो एल्डर हुआंग से बोलते हैं क्या हमारा ऑर्डर नॉर्दर्न सी के आइस क्रिस्टल के ना मिलने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये नॉर्थ साइड के काफी डीप फॉरेस्ट में पाया जाता है। एल्डर हुआंग बोलते हैं कि नहीं, वो एक इंग्रेडिएंट इंपीरियल ग्रीमवेल को बताते हुए बोलते हैं कि असल में आपका ऑर्डर इस इंग्रेडिएंट को हासिल ना करने की वजह से कैंसिल हुआ है। सेक्ट लीडर बोलते हैं ये हर्ब इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नजर नहीं आता, क्या ये सच में इतना ज्यादा रेयर है। एल्डर हुआंग बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में ये हर्ब एक स्पेसिफिक रीजन में पाया जाता है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कोई यूज नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं माना जाता। सेक्ट लीडर बोलते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। एल्डर हुआंग बोलते हैं सेक्ट लीडर आप 5 आउटर प्लेसेस के बारे में तो जानते ही होंगे, अब हमें इन 5 आउटर प्लेसेस के बारे में बताया जाता है। ये पांचों ऑर्गेनाइजेशन हमारे जियांगो में रूल करने वाली सेंट्रल प्लेन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मौजूद है। कहा जाता है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारे टॉप 10 ग्रेट साइट के बराबर पावर मौजूद है, यही वजह है कि इन सभी को 5 आउटर प्लेसेस कहा जाता है। जिनमें सबसे पहला है नॉर्दर्न सी का आइस प्लेस, दूसरा है असुरा ब्लड प्लेस, तीसरा है पोटाला प्लेस और चौथा है साउदर्न सी का सन प्लेस। अब पांचवा और लास्ट प्लेस जिससे हमें दिक्कत है वो है साउदर्न रीजन का बीस प्लेस, यही वो जगह है जहाँ पर इंपीरियल ग्रूमवेल पाई जाती है। एल्डर हुआंग बताते हैं कि यार पहले के टाइम पर इस इंग्रेडिएंट को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं था, बस प्रॉब्लम ये थी कि आपको खुद जाकर वहां से इसे हासिल करना पड़ता था, यानी कि कोई मर्चेंट आपके लिए ये काम नहीं करेगा। मगर अब दिक्कत ये हो चुकी है कि उन लोगों ने सेंट्रल प्लेन के लोगों के लिए रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। सेक्ट लीडर बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, क्या सच में एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्री के लोगों यानी कि सेंट्रल प्लेस के लोगों के लिए रास्ते को बंद कर दिया है, ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। एल्डर हुआंग बताते हैं कि भाई साउदर्न बीस रीजन में कॉमन सेंस काम नहीं करता, वहाँ की मिलिट्री अपने अपने एरिया पर कब्जा करके एक राजा की तरह रूल करती है। यही वजह है कि सेंट्रल प्लेन भी उन पर ज्यादा पकड़ नहीं बना पाया है। हमारे सेक्ट लीडर बोलते हैं कि यार ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन रास्ते को ब्लॉक करने के पीछे का रीजन क्या है। एल्डर हुआंग बताते हैं कि भाई वो रीजन डिमोनिक कल्ट है, जब उसने साउदर्न बीस प्लेस के ऊपर अटैक किया था तो उन्होंने हमारी अलायंस से हेल्प मांगी थी, मगर हमारे अलायंस ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, यही वजह से हम दोनों के बीच के रिलेशन काफी खराब हो चुके हैं। चुनमिंग बोलता है कि हाँ यही वो कारण है जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा खून खराबा हुआ था, क्योंकि हमारे हेल्प ना करने की वजह से डिमोनिक कल्ट ने पांचों ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर जब उसने सेंट्रल प्लेन्स पर अटैक किया तो फिर उसकी मदद के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची थी। अगर सेंट्रल अलायंस उसी वक्त साउदर्न बीस प्लेस की मदद कर देता तो फिर इतने सारे लोगों को अपनी जानों से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब इस इंसिडेंट के बाद से ही साउदर्न बीस प्लेस के लोगों ने सेंट्रल अलायंस के लोगों के साथ अपने सभी ताल्लुकात को तोड़ दिया, लेकिन अब रिसेंटली वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहे हैं। वही के ही एक रीजन यूनान की टी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन उन्होंने उसके सप्लाईमेंट को भी बंद कर दिया है। चुनबाइक बोलता है ये सोचना कि वो लोग खुद के प्रॉफिट को भी ठुकरा रहे हैं, यानी कि इस बार वो काफी सीरियस है। एल्डर बोलते हैं कि हाँ, फिर वो एक और बार हमारे सेक्ट लीडर से माफी मांगते हुए बोलते हैं कि हमें माफ कर देना, इस बार हम आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो मेडिसिनल हॉल के एल्डर से बोलते हैं कि बताओ भाई क्या हम उस इंग्रेडिएंट के बगैर उस पिल को क्रिएट नहीं कर सकते। एल्डर बोलते हैं कि हाँ हम बना तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस पिल की क्वालिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ही वेस्ट हो जाए। अब सेक्ट लीडर भी काफ़ी परेशान हो गए होते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इन्हें वेस्ट करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। साइड से चुनमिंग बोलता है तो सारी फसाद की जड़ ये साउदर्न बीस रीजन है ना। वो अचानक से चिल्लाते हुए बोलता है कि कमीनो क्या तुम लोगों का अपनी जिंदगी से दिल भर गया है।
सेक लीडर चिल्लाकर बोलते हैं कि भाई कोई इसे चुप कराओ यार, ये क्या हर थोड़ी देर को प्रेशर कुकर की सीटी की तरह बजने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि भाई चुनम्योंग का पारा तो अब चढ़ चुका होता है। वो चुनबाइक और जोंग को पीछे लौटते हुए बोलता है कि नहीं, अब जबकि वो साउदर्न बीस रीजन के लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें मार पीट कर साइड कर दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा माइका लाल मुझे रोकने की कोशिश करता है। सेक लीडर तो ये सोच रहे होते हैं कि यार एल्डर हुआंग ने पता नहीं क्यों इस शॉर्ट टेम्पर को हमारी मीटिंग में बुला लिया है। चुनमिंग बोलता है कि मैं उन सभी साउदर्न बेस रीजन के लोगों का चूरमा बनाकर अपनी इंपीरियल ग्रूमवेल जड़ी बूटी को ले आऊंगा। सुनबाइक बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन से फाइट लेते हो तो फिर तुम्हारी 10 जिंदगियां भी कम पड़ेंगी उन्हें रोकने के लिए। चुनमिंग बोलता है क्या तुम सच में मेरी लाइफ की परवाह कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए। चुनबाइक ना चाहते हुए भी एग्री करते हुए बोलता है कि हाँ वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तभी हमारा भोला भाला जोगिल बोलता है अब जबकि वो लोग सेंट्रल प्लेन के लोगों को वहाँ इंटर करने से मना कर रहे हैं तो क्यों ना हम वहीं के ही आसपास के किसी आदमी से कहकर उस इंग्रेडिएंट को मंगा ले। अब एल्डर हुआंग उसकी तरफ देख सोचते हैं कि यार लगता है कि ये बंदा बिजनेस करने में काफी टैलेंटेड है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जोगिल भी एक मर्चेंट का ही बेटा है। एल्डर हुआंग बताते हैं कि यार हमने ऐसा ट्राई तो किया था लेकिन फेल हो गए क्योंकि यार उस रीजन में ये कॉन्टैक्ट बनाया गया है कि अगर कोई भी सेंट्रल प्लेन के आदमी की हेल्प करता है तो उसे मार दिया जाएगा। इस डर से किसी ने भी हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की। और तो और जो इंपीरियल ग्रामवेल हम चाहते हैं वो यूनान के काफी डीप रीजन में पाई जाती है, जहाँ पर खुद साउदर्न रीजन के लोगों का जाना मना है। जोगिल उदास होते हुए बोलता है कि यार ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चुनमिंग बोलता है ठीक है फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं, मैं खुद दौड़ते हुए साउदर्न बीच रीजन में जाऊंगा और फिर वहां से इंपीरियल ग्राउंडविल को ले आऊंगा। जोंग बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक और बार बता दूं कि फिर हम साउदर्न रीजन के खिलाफ हो जाएंगे। चुनमिंग बोलता है कि इससे किसे फर्क पड़ता है, हम भी माउंट और सेट के लोग हैं, हमें कुछ भी करके उस इंपीरियल ग्रूमविल को हासिल करना ही होगा क्योंकि अब जबकि हमारे पास सारी चीजें मौजूद है तो सिर्फ एक एटम की वजह से हम ओरिजिन एनर्जी पिल के बनाने के प्रोसेस को रोक नहीं सकते। तभी हमारे सेक्ट लीडर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मूव चलते हैं। वो पूछते हैं कि चुनम्यूंग क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है लेकिन अभी हमें इंपीरियल ग्रूमविल की भी बहुत ही सख्त जरूरत है। क्या तुम बगैर हर्ट हुए इस काम को कर पाओगे। चुनम्यूंग खुश होते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर मेरा नाम चुनम्यूंग है, आप बस मुझे एक ऑर्डर देकर देखे, मैं इंपीरियल ग्रूमविल को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अब इकोनॉमी एजेंसी लीडर सेक लीडर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाले होते हैं कि सेक लीडर अपने डिसीजन को सुना देते हैं। वो बोलते हैं कि हम चुनम्यूंग को इंपीरियल ग्रोमविल लाने के लिए यूनान भेजेंगे। अब वहां से हमारे एजेंसी लीडर जाते हुए बोलते हैं कि सेक लीडर मेरे साथ आए, मैं आपसे पर्सनली कुछ बात करना चाहता हूँ। अब वो दोनों भी वहां से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर इकोनॉमी एजेंसी लीडर बोलते हैं कि सेक लीडर क्या आप सच में उन बच्चों को इतनी डेंजरस प्लेस पर भेजने वाले हो। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे उन लोगों के साथ एटलीस्ट किसी एक एल्डर को भेजना चाहिए था लेकिन तुम तो ये अच्छे से जानते हो कि वो बच्चे किसी का नहीं सुनते। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उन लोगों के जाने से पहले एक बैकअप प्लान को तैयार करना होगा ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में उनकी मदद की जा सके। अब सेक लीडर ये सोच में पड़ गए होते हैं कि यार हम बच्चों के लिए किस किस्म के बैकअप प्लान को तैयार करें, जिस पर एजेंसी लीडर बोलते हैं कि आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक प्लान मौजूद है। वो बोलते हैं कि यार क्यों ना हम बच्चों को ओरिजिन एनर्जी पिल खाने के लिए दे दे। कुछ टाइम बाद हम चुनमिंग और उसके साथियों को देखते हैं जिनके सामने ओरिजिन एनर्जी पिल रखी होती है। जोंग बोलता है इकोनॉमी एजेंसी लीडर क्या आप सच में ये चाहते हैं कि हम इस पिल को खाएं। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि हाँ तुम नहीं तो क्या मैं ही सिखाऊंगा। जोंग बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में आप लोग हमारे साइड के मेन पिलर्स हो इसीलिए आपको ही इस पिल को पहले खाना चाहिए। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि यार अपनी आइडियलिस्टिक बातें अपनी पास ही रखो क्योंकि हम लोग तो अब बूढ़े खुसट हो चुके हैं जो कि बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, हमारा इस पिल को खाना तो इस पिल को बर्बाद करने के बराबर होगा। वैसे भी वो तुम लोग हो जिन्होंने इस पिल को ढूंढा था और तो और तुम ही हमारे सेट का फ्यूचर भी हो, इसीलिए बगैर टाइम वेस्ट किए इस पिल को खा लो, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम पा चुके इस पिल को खाने के बाद भी हमारे पास 15 पिल और बचती है जिसे हम जैसे चाहे वैसे अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे सेक्ट लीडर भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ बच्चों जल्दी से इस पिल को खा लो क्योंकि तुम लोगों के लिए इंपीरियल ग्रोमविल को लाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस पिल को खाकर अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लो ताकि ये तुम्हारे सफर को और आसान कर दे। अब हमें कुछ टाइम पहले सेक्ट लीडर और एल्डर के दरमियान हुई बातचीत को दिखाया जाता है,
जहाँ हमारे एल्डर के सजेशन को सुनने के बाद सेक लीडर बोलते हैं कि नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चे इंपीरियल ग्रोमविल को ला पाएंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओरिजिन एनर्जी पिल को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। एल्डर बोलते हैं कि सेक लीडर, आखिर आप कब से इतने बड़े चोर बन गए? ये वही बच्चे हैं जिन्होंने इस पिल को यहाँ पर लाया है, और तो और यही हमारी फ्यूचर जनरेशन भी है, तो फिर हम पिल को इन्हें नहीं तो और किसे खिलाएंगे? क्या होगा अगर वो बच्चे साउदर्न बीच रीजन में जाकर जख्मी हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ये दोनों भी बूढ़े खूसट एक दूसरे की तरफ घूरे जा रहे होते हैं। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि सेक लीडर, आप एक्टिंग तो ऐसी कर रहे हो जैसे कि पिल खिलाने का मेथड आपका था। सेक लीडर बोलते हैं कि चुप हो जाओ, मेरी भी कुछ इज्जत है, तुम्हें यहाँ पर अपने मुंह को खोलने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि चुनमिंग ने सबसे पहले इस पिल को खाने के लिए उठाया होता है, जिसे देख हमारे सेक लीडर की धड़कनें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ कि ये बच्चे ही इस पिल को खाने के सबसे बड़े हकदार है, मगर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या होगा अगर हम ऐसी और पिल्स को नहीं बना पाते? तो क्या हमें 5 पिल को इतने आसानी के साथ वेस्ट कर देना चाहिए? नहीं, अगर ये बच्चे इन पिल्स को नहीं खाते तो फिर हो सकता है कि साउदर्न रीजन में ये बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाए। मैं इस चीज़ का रिस्क भी नहीं ले सकता, मैं तो बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस चुका हूँ। तभी हमारे एजेंसी लीडर बोलते हैं कि बच्चों, जल्दी जल्दी इन पिल्स को खा लो, वैसे भी पड़े पड़े तो ये खराबी होने वाली है। हमारे सेक लीडर इन्हें देख अपने मन में बोलते हैं कि बूढ़े कोसट, अगर तुझे अपनी इतनी ही चलानी है तो फिर सेक लीडर बन जा। हम हमारे सीनियर चुनबाइक को देखते हैं, जो कि बड़े ही सलीके तरीके के साथ एल्डर और सेक लीडर को ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हमारे चुनमियों को छोड़ बाकी सभी डिसाइपल भी अपने ग्रेटिट्यूड को पेश करते हैं, जिस पर हमारे एल्डर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो हमारे चुनमियों को देख बोलते हैं कि मेरे प्रीशियस डिसाइपल, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही है। हम देखते हैं कि चुनमियों उस ओरिजिन एनर्जी पिल को देख अपनी राल को टपका रहा होता है। अब वो सभी उस पिल को खाकर जमीन पर लोटस पोजीशन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो पिल उनके बॉडी में जाते ही डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। सीनियर चुनबाइक बताते हैं कि भाई उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनकी बॉडी में एक एनर्जी का भयानक तूफान चल रहा है। अगर ये थोड़े टाइम के लिए भी अपने सेंसेस को लूज करते हैं तो इनकी बॉडी को एक भयानक रिकॉइल का सामना करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि अच्छा, तो ऐसा फील होता है इस दुनिया की सबसे हाई क्वालिटी पिल को खाने के बाद? फिर बोलते हैं कि लेकिन मुझे कुछ भी करके फोकस रहना होगा। अब वो सभी उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में मौजूद सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ रही होती है। वो हमें बताते हैं कि यार उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उनकी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है। फिर कुछ टाइम बाद वो सभी एनर्जी को अपनी कोर में इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पर चंबाई हमें बताता है कि भाई उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और तो और वो अपने सेंसेस के साथ इस पहाड़ी के दूसरी साइड मौजूद घास के हिलने के साउंड को भी सुन पा रहा है। वो बोलता है कि यार मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि हमारे सेक लीडर और एल्डर तो किसी और को ही घूरे जा रहे हैं। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा चुनमिंग होता है, जो कि एनर्जी के साथ हवा में फ्लोट कर रहा होता है। हमें उसके मुंह से 5 कलर की लाइट दिखाई जाती है, जिसे देख सेक लीडर बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या इस छोटे से बच्चे ने 5 डिफरेंट एनर्जी को यूनिफाइड कर दिया है? अब वो लाइट तो हमारे चुनमियों के आसपास बढ़ती जा रही होती है, जिसे देख चुनबाइक बोलता है कि सेक लीडर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही डेंजरस होने वाला है। अब हमें उसके दूसरी साइड हमारे चुनबाइक के ही जूनियर को दिखाया जाता है, जो कि उदास बैठा सोच रहा होता है कि यार हमारा सेक दिन पे दिन काफी स्ट्रेंज होता जा रहा है। जब से हमारे सीनियर न्यांग से वापस आए हैं, यहाँ का माहौल तो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। हमारे एल्डर, सेक लीडर और सभी सीनियर बगैर किसी रीजन के मुस्कुराए जा रहे हैं। भले ही मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि अब हमारे सेट के पास अच्छा खाना और अच्छे कपड़े मौजूद है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे अपना पुराना सेट याद आता है। तभी उसकी नज़र अपने नीचे मौजूद सेट लीडर के मेंशन पर पड़ती है, जहाँ से 5 डिफरेंट कलर की लाइट्स निकल रही होती है। वो बोलता है कि भाई अब ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते सेट लीडर का पूरा मेंशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जूनियर घबराते हुए बोलता है कि नहीं, आखिर कोई इतने इम्पोर्टेंट प्लेस के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर हम चुनबाइक को देखते हैं, जो कि उसी रूम के मलबे के पास पड़ा होता है। वो बोलता है कि यार मैं तंग आ चुका हूँ, ये पागल इंसान हमेशा से ही ऐसी ऊट पटांग हरकतें करता रहता है। हम सेक लीडर और एल्डर को वहीं पर ही खड़ा देखते हैं। एल्डर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए बोलते हैं कि यार ये कैसी बेकार सी जगह है, इतने छोटे से धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो गई। सेक लीडर मायूसी भरे चेहरे के साथ सोचते हैं कि यार यहाँ पर मेरा घर डिस्ट्रॉय हो गया, और क्या ये तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी बात है? एल्डर अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि यार लगता है कि हमें एक और बनाना पड़ेगा। सेक लीडर सोचते हैं कि चलो भाई, इस बंदे ने कम से कम कुछ तो अच्छा कहा। तभी उन्हें चुनमियों के बारे में याद आता है। वो बोलते हैं कि यार ये सारी बातें अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले चुनमियों को देखो, वो कहाँ पर है।
हम चुनमिंग को देखते हैं जो कि सुपर सैन बनने की तैयारी कर रहा होता है, और यार इसकी बॉडी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सुपर सैन में कन्वर्ट होने वाला था। अब वो जब अपने आसपास देखता है तो बोलता है कि भाई ये सब कुछ किसने किया, क्या यहाँ पर किसी ने अटैक किया था। वो सभी चिल्लाकर बोलते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है बेवकूफ। एल्डर सेक लीडर से बोलते हैं तुमने कहा था कि इस बच्चे ने 5 डिफरेंट एनर्जीज को यूनिफाई कर दिया है ना। सेक लीडर बोलते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि जो कोई भी 5 डिफरेंट एनर्जीज को यूनिफाई करता है उसके पास 5 डिफरेंट कलर के सर्कल्स अपीयर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हूँ। एल्डर बोलते हैं कि फिर भी क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये बच्चा कितना स्ट्रांग हुआ है। सेक लीडर बोलते हैं कि नहीं, अब तो मैं ये भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये बच्चा अब एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। हम चुनमिन को देखते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हुए बोलता है कि यार मुझे अपनी बॉडी अब पहले से भी कई गुना ज्यादा हल्की महसूस हो रही है। वैसे मुझे इस पिल का असर अपने मेडिसिनल हॉल में बनने वाली पिल से ज्यादा डिफरेंट नहीं लगा, लेकिन मैं इसकी प्योर एनर्जी को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। भले ही मैंने इसकी हाफ से भी कम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो, लेकिन इतनी ही काफी है मुझे चेंज करने के लिए। एल्डर पूछते हैं कि बताओ बच्चे, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। चुनमिंग बोलता है कि ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, मैं तो मरते मरते बचा हूँ। वो सेक लीडर से बोलता है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, लाओ उस बॉक्स को मेरे पास दो, मुझे लगता है कि मुझे एक और पिल को खाना चाहिए, वैसे भी एक से ज्यादा पिल खाने के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सेक लीडर चिल्लाकर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाला, मैं इस पिल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। हमारा मेडिसिनल हॉल सेंटर अभी बराबर से काम नहीं कर रहा है, अगर कोई बुरी तरीके से जख्मी होता है तो उसकी जान बचाने के लिए हमें इस पिल का यूज करना होगा। तो इस पिल के बारे में भूल जाओ, अगर तुम्हें सच में ये चाहिए तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। चुनमिंग बोलता है कि सेक लीडर, तो आप ये कह रहे हो कि आप इस पिल का इस्तेमाल किसी की जान बचाने के लिए करोगे, है ना। सेक लीडर घबराते हुए सोचते हैं कि यार अब मुझे ये सब कुछ इतना सस्पिशियस क्यों नजर आ रहा है, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मैंने कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी हो। चुनमिंग सबसे पहले तो सेक लीडर को बड़ी पोलाइट तरीके से ग्रीट करता है, फिर अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि सेक लीडर, आप तो ये अच्छे तरीके से जानते हो कि यूनान कितनी भयानक प्लेस है। हम लोग वहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर माउंट ऑसेक के लिए इंग्रेडिएंट्स को लाने वाले हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन क्या होगा अगर इस मुश्किल से सफर के दौरान हमारे प्यारे से सीनियर जख्मी हो जाते हैं तो। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इतनी क्रिटिकल सी सिचुएशन में उनकी जान बचाने के लिए मुझे एक नहीं, 3 नहीं, मुझे कम से कम 5 ओरिजिन पिल्स की जरूरत पड़ेगी। सेक्लीडर सोचते हैं कि यार ये बच्चा एक एक करके इन पिल्स के नंबर्स को क्यों बढ़ाता जा रहा है। चुनमिंग और मासूम सी सूरत बनाकर बोलता है कि सेक्लीडर, अगर मेरे पास सिर्फ 5 ओरिजिन पिल्स होंगी तो फिर मैं अपने सभी साथियों की जान को बचा पाऊंगा। सेक लीडर बोलते हैं कि यार ये सिचुएशन इतनी चेंज कैसे हो गई। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सेक लीडर ओरिजिन एनर्जी पिल के बॉक्स को बड़ी मायूसी के साथ देखते खड़े होते हैं। उसी की दूसरी साइड चुनमिंग उन पिल्स की तरफ देखते हुए सेक लीडर को थैंक्स बोलता है, जिस पर सेक लीडर उस पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि बेशरम बच्चे, आखिर तुम उन पिल्स की तरफ देखते हुए मुझे थैंक्स कैसे कर सकते हो। तभी हमारे इकोनॉमी एजेंसी लीडर सेक लीडर को शांत होने के लिए बोलते हैं। सेक लीडर भी अपने पोस्टर को बराबर करते हुए बोलते हैं कि बच्चों, इस बारी का काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। चुनमिंग उन्हें ओरिजिन एनर्जी पिल बताकर चिढ़ाते हुए बोलता है कि सेक लीडर, अब जबकि हमारे पास ये पिल्स मौजूद है तो फिर हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। सेक लीडर सोचते हैं कि यार ये बच्चा लगता है कि मुझे टीज करने के लिए ऐसा कर रहा है, फिर बोलते हैं कि चुनमिंग, मैं हमेशा से ही तुम्हें ऐसे कामों को सौंपता हूँ जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, इसीलिए मुझे कभी कभी तुम्हारे लिए काफी सॉरी फील होता है। चुनमिंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि सेक लीडर, क्या आपको नहीं पता, जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है जिसमें हमें टाइम टाइम पर मुश्किलात और आसानियों का सामना करना पड़ता है। सेक लीडर भी एग्री करते हुए बोलते हैं कि हाँ, फिर बताते हैं कि यार चुनमिंग कभी कभी अपने ऊट पटांग कारनामों की वजह से मुझे काफी फ्रस्ट्रेट करता रहता है, लेकिन उसके एक्शंस की वजह से मैं उसे डिसलाइक नहीं कर पाता। सच कहूँ तो उसके पास एक स्ट्रेंज पर्सनैलिटी है, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा हो, और कभी कभी ऐसे फील होता है जैसे कि वो एज में मुझसे भी बड़ा हो। आखिर किसी एक इंसान के पास इतनी सारी पर्सनैलिटीज कैसे हो सकती है। फिर बताते हैं कि 5 आउटर प्लेस अपनी रूट पर्सनैलिटीज की वजह से जाने जाते हैं, जिनमें साउदर्न बीच रीजन सबसे टॉप पर है। वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी काफी स्ट्रेंज है, यही रीजन है कि सेंट्रल अलायंस इतने सालों के बाद भी वहाँ के लोगों पर अपनी पकड़ नहीं बना पाई। चुनमिंग बोलता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए हमारे पास ये सॉर्ड मौजूद है। सेक लीडर सोचते हैं कि यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे इन लोगों को यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए।
तभी सीनियर चुनबाई ग्रीट करते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जितना ज्यादा हो सके उतना साउदर्न बीच रीजन के लोगों से बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेक्ट लीडर खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ, ये हुई ना बात, जरा देखो इस डिग्निफाइड पोस्टर को, इसे देखकर ही मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। चुनबाइक अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं उन लोगों को बड़े सिंसियर तरीके से बुलाकर शांति से उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करूंगा। चुनमिंग उसकी बात काटते हुए बोलता है कि हाँ, जब तक तुम अपनी बातों को एंड करोगे तब तक उन्होंने तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए होंगे। चुनबाई गुस्सा करते हुए बोलता है, मैं जब बात कर रहा हूँ उस टाइम बीच में बोलना जरूरी था क्या? चुनमिंग बोलता है कि नहीं, तुम बात नहीं बल्कि बकवास कर रहे थे, क्योंकि अगर बातचीत से सारे मामले सेटल हो जाते तो फिर वॉर किस लिए एग्जिस्ट करती है। अब वो लोग सेक्ट लीडर के सामने ही लड़ाई झगड़े को स्टार्ट कर दिए होते हैं, जिसे देख सेक्ट लीडर सोचते हैं कि यार, लगता है कि चुनबाई पर भी हमारे चुनमिंग की संगत का असर पड़ चुका है। अब वो लोग फाइनली सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए साउदर्न बीच रीजन की जर्नी के लिए निकल जाते हैं। मार्शल हॉल एल्डर सेक्ट लीडर से बोलते हैं, क्या हमारा उन बच्चों को उस जगह पर अकेले जाने देना ठीक रहेगा? अगर आप चाहे तो मैं उन बच्चों को खामोशी के साथ फॉलो कर सकता हूँ। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा उन्हें फॉलो करने के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला। वैसे भी बूढ़े लोग हमेशा से जवानों के लिए चिंता करते रहते हैं, वो ये शो करवाते हैं कि वो उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, और यही रीजन जवान लोगों की ग्रोथ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनती है। मार्शल हॉल एल्डर बोलते हैं कि यार, आखिर तुम कब से उन बच्चों पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लग गए? एजेंसी लीडर बोलते हैं, ट्रस्ट नहीं, मैं उन लोगों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, मैं तो बस ये जानता हूँ कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा बेटर है। अब सेक्ट लीडर अपने डिसाइपल्स को अलविदा कर वहां से जा ही रहे होते हैं कि वहां पर एक पर्सन की एंट्री होती है, जो कि सेक्ट लीडर को रुकने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्रांच लीडर होता है, जो कि बोलता है कि मैं यहाँ पर माउंट सेट से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूँ। सीन चेंज होकर के हमें होम परफेक्चर को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्हा मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर ने माउंट सेट के डिसाइपल्स के लिए एक सवारी का इंतजाम किया होता है। चुनमिंग तो उस शानदार सवारी को देख काफी खुश हो गया होता है। चुनबाइक बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई? यंग मास्टर बोलते हैं कि नहीं, सेक्ट लीडर ने आपके आने जाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है, तो फिर हम अपने तरफ से सबसे बेस्ट ट्राई करेंगे। चुनमिंग बोलता है कि ये सवारी तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम दौड़ते हुए वहां तक जाते हैं तो फिर हो सकता है कि हम इससे पहले पहुंच जाए। अब ये सुन वो सभी चुनमियों पर चिल्लाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यार, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? क्या तू सच में हमें इस दुनिया के दूसरे कोने तक दौड़ाना चाहता है? चुनमिंग बोलता है, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज है। यंग मास्टर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, अगर ये चुनमिंग कह रहा है तो जरूर नॉर्मल ही होंगी। फिर बोलते हैं कि लेकिन ये बात आप लोगों के लिए नॉर्मल नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इस कैरेज का यूज करें। वैसे भी रास्ते में हमारे कई सारे मर्चेंट गिल्ड्स की ब्रांचेस मौजूद है, जहाँ से आप अपने थके हुए घोड़ों को चेंज करवा सकते हैं। इस तरीके से आपका वेस्टिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। अब उन लोगों को हमारे यंग मास्टर का सजेशन काफी पसंद आता है, इसीलिए वो उन्हें ग्रीट करके कैरेज में जाकर बैठ जाते हैं। वहां खड़ा चुनमिंग थोड़ी देर सोचने के बाद अपने डिसीजन को चेंज करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा। अब ये देख वो सभी परेशान होते हुए सोचते हैं कि यार, आखिर ये इतने आसानी के साथ कैसे मान गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का स्पॉइलर देते हुए बता दूं कि यार, इन लोगों का ये जो सफर है ना, चुनमिंग उसे इतना ज्यादा रोमांचक बनाएगा कि ये लोग उसे अपनी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। अब वहां से निकलने से पहले चुनमिंग यंग मास्टर को ग्रीट करता है। यंग मास्टर भी खुशी खुशी चुनमिंग की ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने मन में बोलते हैं कि चुनमिंग, आगे आने वाला सफर तुम्हारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, लेकिन तुम्हें वार्निंग देना तो किसी भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। लेकिन फिर भी मैं ये दुआ करूंगा कि तुम्हारा सफर आसानी से कटे। तो यारो, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं इसे यहाँ पर इसीलिए स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हमें कई सारे न्यू कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिन्हें मैं इन बचे हुए 20 मिनट में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आप उन्हें भूल जाए, जिस वजह से कहानी में कोई मेल नहीं बैठेगा। और एक और बात, इसका नेक्स्ट एपिसोड पूरे 1 घंटे का होने वाला है, जिसे मैं नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार, आप लोग ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।